प्रिय छात्र छात्राओं, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे हमने। मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख शासक हुए उन सभी के बारे में हमने एक एक करके पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, अर्थात भारत में जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था अर्थात एक छत्र शासन की स्थापना मौर्यों के समय में हुई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था, अर्थात उस समय राजा था वो सर्वशक्तिमान था, लेकिन वह निरंकुश नहीं था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित की उसकी नियुक्ति की जाती थी, लेकिन उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही नियुक्ति होती थी। प्रिय बच्चों, मौर्य काल में जो मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति होती थी वो उनके चरित्र की भली भांति जांच होने के बाद ही की जाती थी, और इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषा मंत्रण भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद था। तो ये था मौर्य प्रशासन का जो परिचय। अब हम मौर्य प्रशासन के जो प्रमुख विभाग हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे केंद्रीय प्रशासन, अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है उसमें 18 विभागों का उल्लेख है, जिसे तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज होते थे। समाहर्ता, इसका कार्य राजस्व एकत्रित करना था। आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना इसका प्रमुख कार्य था। आज हम वर्तमान में हमारे जो वित्त मंत्री होता है उस समय क्या होता था? समाहर्ता। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सन्निधाता अर्थात कोषाध्यक्ष। साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह और अन्नागार बनवाना। अर्थशास्त्र में 26 विभागों का उल्लेख है, जैसे कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष कृषि से संबंधी, पण्याध्यक्ष व्यापार से संबंधी, सूत्राध्यक्ष कताई और बुनाई से संबंधी, लूणाध्यक्ष बूचड़खाना से संबंधित, विविताध्यक्ष चारागाह से संबंधित, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना, मुद्राध्यक्ष, पौत्वाध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, आटविक यानी वन विभाग का प्रमुख अधिकारी आदि। युक्त व उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के निमंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। तो ये थी केंद्रीय व्यवस्था। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रांतीय व्यवस्था। जैसे हमारे वर्तमान में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है उसके हिसाब से प्रांतीय व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासन। अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग, तौसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, मध्य देश पाटलिपुत्र,
ये जो कोष्टक में दी गई है ये इनकी राजधानियां हैं। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे जो विषयपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासन अधिकारी स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अधीन होता था। समाहर्ता ना जो राजस्व एकत्रित करता है उसके अधीन होता था, आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला और वार्षिक बजट तैयार करने वाला। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। ये था प्रांतीय शासन। अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में ही नगर शासन, नगरों का शासन। मेगास्थनीज जिसने इंडिका लिखी, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में बटा हुआ होता था। क्या होता था? 6 समितियों में विभक्त था। प्रथम समिति जो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख का कार्य करती थी। तीसरी समिति जन्म और मरण का लेखा जोखा तैयार करती थी। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य की देखभाल करती थी। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना और छठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर सेल टैक्स के रूप में वसूलना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नगर, ये जो वहां का सैन्य शासन। मौर्य जो प्रशासन है उसमें सैन्य व्यवस्था। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में बटा हुआ था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देख रेख करती थी। ये 5 विभाग थे: पैदल सेना, अश्व सेना यानी घुड़सवार सेना, हाथी अस्थि सेना, रथ सेना और नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अतपाल होता था। तो सीमांत क्षेत्र थे उनका जो अधिकारी होता था वो क्या होता था? अंतपाल। मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी है उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सेना, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। तो ये था मौर्य प्रशासन की जो सैन्य व्यवस्था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था। और ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि मौर्य प्रशासन था वो उस समय जो सारी शक्ति राजा के हाथ में होती थी, लेकिन उसके बाद भी राजा था वो न्यायकारी होता था, निरंकुश नहीं होता था। न्याय व्यवस्था। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, छोटे न्यायालय, जहां ग्रामीणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय होता था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से 2 प्रकार के न्यायालय। पहला, धर्मस्थीय। इन न्यायालयों का में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य
करते थे। धर्मास्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। चोरी, डाके, लूट के मामले जिन्हें साहस कहा गया है भी धर्मस्थीय अदालतों में रखे जाते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय न्यायालयों में ही लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा गया है। और दूसरे प्रकार के होते थे कंटक शोधन, ये फौजदारी अदालतें होती थी। 3 प्रदेष्ठी तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन हुआ करते थे। तो ये था मौर्य काल का न्याय व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली उस समय की। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य जो साम्राज्य है उसमें सामाजिक दशा के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यकालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल का जो समाज था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका और अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए। 4 वर्ण उसने जो निर्धारित किए, साथ ही उनके जो व्यवसाय भी निर्धारित किए। वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे निषाद, पार्श्व, रथकार, छता, विदेहक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख भी किया। मैगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्णन 7 जातियों में मिलता है। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, समासद तथा अन्य शासक वर्ग। मैगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को बुला दिया है। तो अब आगे बढ़ेंगे। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा गया। जो स्त्रियों की दशा थी उसे अधिक समृद्ध नहीं माना गया। फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में थी स्त्रियों की दशा। उन्हें पुनर्विवाह और नियोग, अर्थात जो वर्तमान में तलाक बोलते हैं, नियोग की अनुमति थी। मैगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है और उसने जो 4 जो अलग अलग प्रकार के जो वर्ण बताए उनकी भी व्यवस्था उसने की है। तो ये था मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल का जो प्रशासन था उसके बारे में संपूर्ण विवरण। और अब हम पढ़ेंगे अगला जो वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे, सोंग वंश। तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।